एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कभी पहले पढ़े हो? कहीं पढ़े हो? एंगुलर मोमेंटम कभी सुने हो? हाँ, वेरी गुड। केपलर्स का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड था। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा क्या होगा। ठीक, तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग टॉर्क को समझे थे, आर क्रॉस एफ समझे थे ना, और उसको दिखा था आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। देखो बहुत इजी लगेगा। ये है एक्स, ये है वाई। अगेन इस पॉइंट, ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करना है। यहां से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये इसका मास m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। इस पॉइंट को अगेन वही p पॉइंट बोल दो। o से p पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन, जो वेक्टर बनाते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? r वेक्टर बोला था। ये हो गया r वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको इसको अगर मैं आगे बढ़ा लूं r वेक्टर वाली लाइन को, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? फोर्स की जो लाइन थी उसको बोला था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मोशन, जिस लाइन में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस वाली लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन, वहां क्या बोला था? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस तरीके से वहां टॉर्क को डिफाइन किया था आर क्रॉस एफ से, यहाँ पे, अच्छा इसको पी ना बोले क्योंकि पी से मोमेंटम से कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग, इसको कुछ और बोल देते हैं, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं आर क्रॉस पी। वहां पे क्या आता था? आर क्रॉस एफ से टॉर्क आता था, आता है आर क्रॉस पी से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, साइन ऑफ थीटा। एक तरीका ये हो गया। अच्छा, यहीं से जो क्वेश्चन बन के आया था, मैंने टेस्ट में डाला था, फिर कई लोगों ने डाउट भी पूछा, जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? वो किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट पक्की बात है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, आइदर इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन, और यू कैन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, सेम ऐसा ही तो टॉर्क के लिए भी होता था कि नहीं होता था? तो एल की, अच्छा यूनिट क्या बोलोगे? यूनिट कैसे बोलोगे? पहले बेसिक बेसिक बातें, यूनिट बोलो इसकी। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? देखो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकंड, और साथ में एक और आ गया आर, मतलब मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर है, वेक्टर भी कैसा? एक्सियल वेक्टर, एक्सियल एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी, तो एक्सियल वेक्टर। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज परपेंडिकुलर टू आर। आर के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है भाई ये, पता है कि नहीं सबको? कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं, और फिर भी मुझे पता है कई लोग भूल के बैठेंगे। अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों इसी प्लेन में है ना, ये दोनों वेक्टर का किस प्लेन में है? इस वाइट, ये बोर्ड के प्लेन में है। इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर मैं पूछूं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, तो अगर क्या करोगे, ए की तरफ पहले फिंगर्स ले गए, दूसरी तरफ ए से बी की तरफ जाना है ना, फिंगर्स को भी ए से बी की तरफ ही लेके जाओ। ए से बी की तरफ फिंगर्स लेके गए, थंब मेरी किधर है? अंदर। अंदर मतलब ये प्लेन के अंदर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। अगर मुझसे कोई बोलता है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बता दो, बी क्रॉस ए का, तो मैं सबसे पहले बी की तरफ जाता, बी से ए की ओर आता, क्योंकि बी से ए की ओर जाना है मुझे। बी क्रॉस ए, हम मेरे किधर है? बाहर। बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है दोनों ही केस में ना, मतलब जो क्वांटिटी ए क्रॉस बी के बाद मिलती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एल मुझे मिल रहा है आर क्रॉस पी के क्रॉस प्रोडक्ट से, मतलब एल इज परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज एल इज परपेंडिकुलर टू पी। ये बात समझ आई? तो वहां पे क्या था? एल इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एल इज परपेंडिकुलर टू पी। ये बात समझ आती कि नहीं समझ आती सबको? क्यों? क्योंकि इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा ना एल, तो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसी का रिजल्ट अगर ऐसा भी लिख सकता है इसको कि एल डॉट आर इज इक्वल टू जीरो एंड एल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो। ये बात सही है कि नहीं? ट्रू की फॉल्स?
ट्रू। क्यों? अब तुमको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ए ऐसा है, एक वेक्टर बी ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। अगर तुमको मैथ भी तुम लोग पढ़ते हो, तुमको दो वेक्टर दे दिया, कह दिया प्रूव कर दो कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे तुम? दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर 0 आ गया मतलब पक्की बात दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, प्रूव हो गया। तो वेक्टर्स है ना तुम लोग के सिलेबस में, मैथ वालों के सिलेबस, वेक्टर्स इन 3D एक चैप्टर है भाई ये, वेक्टर्स इन 3D मैथ वाले, वेक्टर्स इन 3D करके एक चैप्टर होगा, आएगा भी ये क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आएगा। प्रूव दैट, दो वेक्टर दिया, प्रूव दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हमेशा क्या करेंगे? दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, अगर 0 आ गया मतलब पक्की बात प्रोडक्ट लूंगा तो 0 आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, टॉर्क के लिए आया था, टॉर्क के लिए आया था। टाउ डॉट आर इज इक्वल टू 0, टाउ डॉट एफ इज इक्वल टू 0, ये नीट पूछ चुका है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, हो सकता है इस बार टॉर्क की जगह एंगुलर मोमेंटम के लिए पूछ ले। क्या करेगा? मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क की एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया तो नया क्वेश्चन बन गया। ठीक, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको पता चलेगा भाई क्रॉस प्रोडक्ट का तो हमेशा ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऐसे ही होता है। चलो इसको लिख लो। तो एक तो अगर मुझे आर वेक्टर और पी वेक्टर दे दिया तो मैं सीधे आर क्रॉस पी निकाल करके एंगुलर मोमेंटम निकाल लूंगा। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा तरीका, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आर, और पी को लिख सकता हूं मैं एम इंटू वी साइन थीटा। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? अच्छा, वी साइन थीटा क्या होगा? ये वी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? वी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में इसका कौन कंपोनेंट है? वी साइन थीटा। इस वी कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं? वी पैरेलल। वी पैरेलल का क्या मतलब? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के पैरेलल है। वी साइन थीटा को क्या बोल सकता हूं? वी परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। तो आर वी साइन थीटा तो यही आया। अच्छा, वी कॉस थीटा क्या चाहता है? इस आर के वेक्टर को घुमाना चाहता है क्या? नहीं, ये तो दूर लेके जा रहा है। वी साइन थीटा चाहता है कि इस तरीके से घूमे, तो वी साइन थीटा की वजह से रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, तो एल आ गया। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। जो एम वी आर याद करके कुछ लोग बैठे हो गए, तो वो एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर है। चलो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। एक और तरीका है, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे वहां पे लिखे थे। इस बार v का कंपोनेंट ना लूं मैं, इस बार क्या करूं, v की लाइन को आगे बढ़ा दिया, उसी लाइन को क्या बोल दिया? लाइन ऑफ मोशन। इस बार किसका कंपोनेंट ले लिया? r का। तो r का एक कंपोनेंट आया r साइन थीटा, एक आया r cos थीटा। तो मैं इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूं, एक तरीके से ध्यान देना। मैं इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला कहां गया ये है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एम वी आर साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और आर साइन थीटा क्या है? ये है आर साइन थीटा, ये है आर साइन थीटा, है कि नहीं? ये है आर साइन थीटा, ये है आर आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में तो आर साइन थीटा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? आर का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। ये बोलना ज्यादा जरूरी है कि जो मैं बोल लिख रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर पर आर साइन थीटा क्या है? ये आर परपेंडिकुलर क्या है? पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि किसके परपेंडिकुलर है? लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक, और आर कॉस थीटा वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ मोशन के पैरेलल है, तो इसकी वजह से थोड़ी कोई रोटेशन हो रहा है, और हमको फॉर्मूले में भी दिख रहा है आर साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एम वी और आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। ये तीन तरीके जैसे बिल्कुल सेम है कि नहीं? वहां पे लिखा था आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। वही चीज तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, वही चीज तो किया ना यहाँ पे। तो सेम डायग्राम से ही समझाने की कोशिश की है, इजी रहेगा। इसको लिखो।
बातें नहीं, बातें नहीं, क्वेश्चन नोट करो। एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया, क्या नंबर दे दूं क्या यहाँ पे? नंबर रख दूं तो शायद ज्यादा आसान होगा तुम लोग को करना। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका एट सम एंगल 53 डिग्री। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो एंगुलर मोमेंटम निकाल लो किस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट। मास भी देना पड़ेगा ना। 48 चलो, और 60, और डायरेक्शन भी बोलो। वही सेम है, क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द प्लेन है तो निगेटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड द प्लेन है तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो माइनस के कैप लिख दो ना। चलो चलो, अभी और भी 2 ऑप्शन की जगह बाकी है। हाँ बोलो भाई, कुछ बोल रहे हो ऑप्शन, बोलो बोलो बोल दो। अरे बोल दो, अरे ये और कौन मोटिवेट कर रहा है? बोलो, क्या आया, कुछ आया? 50 तो बोलो ना। चलो अभी एक ही ऑप्शन बचा है, जल्दी से बताएं। -11, बस हो गया। और कुछ भी बताना है? बंद दो इधर, बात बंद। देखो 2-3 तरीके से कर सकता हूं। सबसे आसान इस क्वेश्चन के लिए होगा कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास जो भी है, वेलोसिटी इधर इसकी आ जाएगी 10 cos 53। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगी वेलोसिटी 10 cos 53। cos 53 की वैल्यू लिख रखी है 3/5। 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 मीटर पर सेकेंड। ये बात सबको ये तक आ गया था कि नहीं आ गया था? अब इसका लाइन ऑफ मोशन क्या है भाई? इस लाइन को क्या कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। होगी कि नहीं होगी? अरे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है। और ये क्या है, एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सबको याद होगा। अच्छा, यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा हो जाएगा 10 साइन 53। साइन 53 इज व्हाट, 4/5 का होल स्क्वायर। 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। 64 अपॉन 2g, दैट इज 32 अपॉन g। ये क्या आ गया, ये तो h आ गया। मुझको तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए, दैट इज h मैक्स। h और ये कितना आया था, 6। 32/g इंटू 6। ये तो किसी का भी नहीं लग रहा है मुझे आया आंसर, या मैंने कैलकुलेशन में गलत की। देखो मेरा एग्जाम 6 2 जा 10 के 192 बाई जी की वैल्यू 10 ले लूं तो ये तो आ गया 19.2। देखो भाई कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अगर ये तरीका नहीं, किसी को मन कर रहा है मुझे आर वेक्टर लिखना है, तो भाई आर वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट से यहां तक का वेक्टर आर वेक्टर होता है। तो भाई आर वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दो। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा r/2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच मैक्स। ये हो जाएगा r/2 आई कैप प्लस एच जे कैप, ये एच मैक्स जे कैप। अब इसका क्या करोगे, आर क्रॉस पी, यहाँ का मोमेंटम पी इंटू आई कैप, यही तो आएगा। आएगा कि नहीं? मोमेंटम तो किस डायरेक्शन में है, समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही? इधर ध्यान दो, कॉपी मत करो, इधर देखो। आर वेक्टर लिखना मतलब क्या, पॉइंट ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट के अबाउट निकालना वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करो। तो इस वेक्टर का यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में r/2, वाई में h। तो मैं उसको लिख सकता हूँ r/2 आई कैप प्लस एच जे कैप, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। आर क्रॉस पी होता है तो मोमेंटम इस जगह पे होगा m इंटू वी, बट डायरेक्शन क्या है, आई कैप। अब देखो यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 हो गया,
जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आ गया, माइनस के कैप, और साथ में आ गया एच इंटू पी, तो हमने भी तो एच इंटू पी ही निकाला है, एच इंटू पी ही तो निकाला है, यहाँ पे देखो एच इंटू पी वही तो निकाला था, तो चाहे उस तरीके से निकालो चाहे आर क्रॉस पी करो, आंसर तो सेम ही आएगा। अब कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करो, खुद से कैलकुलेट करो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, खुद से कैलकुलेट करो, हो सकता है मेरी कुछ कैलकुलेशन खराब हो, करो खुद से करो, करके करके निकालो, 19.2 शायद आना चाहिए, और अगर साइन लिख दो तो माइनस के कैप। चलो मैं भी तब तक वेरीफाई कर लेता हूँ, u की वैल्यू दे दी 10, 10 इंटू 4/5 इज 8, 8 8 64, 62 32 बाई जी सही है, 32 बाई जी इंटू मास दिया 2, 2 6 10 आएगा ना भाई, यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई देखो, यहाँ पे h इंटू एम वी आएगा ना, वेलोसिटी 6 दिया, मास भी तो दिया हुआ था 2, तो कोई नहीं बता रहा है, बैठे हैं आराम से, कई लोग कॉपी करके रख भी देते इसी को। ये आ गया मेरा h मैक्स इंटू क्या हो जाएगा m इंटू वी ना, मास दिया है 2 और l ये वेलोसिटी दी है 6, 6 हाँ, ये आ गया 32 बाई जी इंटू 2 इंटू 6 मतलब 12, 12 हो गया ना ये, इस जी को 10 लेके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 12 टू जा 24, 39.4 निगेटिव में के क्या, वो भी मैं ही ढूंढूं तो मुझे मिल गया। अभी भी आपको ऑप्शन ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेट कर दो, कोई 40 बोला होता तो भी मैं अप्रोक्सीमेट करके मान लेता। कहा 37 कैसे आ गया भैया, 39 आ रहा है, उस बार आया था 19.6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसी आंसर को, मास से मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, 19 टू 38, 0.6 का स्क्वायर 39.2, बट मैंने पूरा ही कर दिया सही, बस मास से ही तो मल्टीप्लाई नहीं किया था। 38.4 कैसे आ गया, 12 टू 24, 4 लिखा आ गया यहाँ पे 2, 12 जीरो 36, हाँ 38 आ गया, तो वहां पे क्या आया था, इससे पहले क्या लिखा था, 19.2 आया था क्या, हाँ हाँ तो ठीक है, मुझे लगा 19.6 आया था, 19.2 आया था तो ठीक है, 19 का स्क्वायर 2 टाइम्स 38.2 का हो जाएगा 0.4, 38.4। अब बताओ, अभी भी देखो, और निगेटिव में और रहेगा, -38.4 आ गया सबका, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्ट लगाना, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक, ये हो गई ओरिजिन, इस पॉइंट के अबाउट बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से आ रहा है, ऐसे जाता जाएगा, वो जाता जाएगा, ये यहां से y एक्सिस से b दूरी पर दिया हुआ है, b दूरी पे, ठीक, बोला है कि एंगुलर मोमेंटम जो है इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट ओ के अबाउट, क्या इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, second option first decrease then increase, remains constant, decrease continuously। हाँ बताओ, क्वेश्चन ये है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसी तरीके से, इसका मास और ये वेलोसिटी फिक्स है, इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक, पहले से आ रहा है ऐसे चला जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, चेंज होगा कि पहले बढ़ेगा घटेगा, फिर कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, सेम रहेगा, या फिर डिक्रीज होगा कंटिन्यूअसली, आंसर है थर्ड, रिमेन्स कांस्टेंट। तरीके से बताता हूं, एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि तुमको मान लेना चाहिए, देखो, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, ये ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, तो ये मैंने क्या बना दिया, इसका लाइन ऑफ मोशन बना दिया, मुझे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम चाहिए, तो मैं यहां से एक्चुअल में कौन सा डिस्टेंस चाहिए, यहां से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो जो लाइन ऑफ मोशन पे जा रही हो, जब भी पूरे पाथ में क्या ये डिस्टेंस चेंज होगी क्या, नहीं, और ये डिस्टेंस तो मुझे दे रखी है बी, ये आ गया आंसर बी इंटू एम इंटू वी, खत्म। हाँ वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो रही है, तो थोड़ी बोले मैंने एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं, ये तो आ गया आंसर, सही भी है, 100% सही है, मन कब नहीं मानता, जब मैं सोचूं कि सर अगर आर क्रॉस पी से इसको लगा के दिखा दें तो मैं आपकी बात मानूं,
क्योंकि सर जब ऐसे शुरुआत में तो आर यहाँ पे होगा, फिर आर यहाँ पे होगा, फिर आर यहाँ पे होगा, आर वेक्टर तो चेंज हो रहा है। अच्छा पहले आर वेक्टर घट रहा है फिर आर वेक्टर बढ़ रहा है, और मास और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो फिर तो पहले घटना चाहिए फिर बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है। भैया जब आर चेंज हो रहा है तो क्या थीटा नहीं चेंज हो रहा है? तुमको बताता हूं मैं, यहाँ पे समझना आसान होगा। मान लो जब ऑब्जेक्ट आगे निकल गया, इस पॉइंट पे आर वेक्टर ये है और इन दोनों के बीच का एंगल ये होता है, तो मतलब इसको बोल दिया मैंने थीटा वन। जब ये आर यहाँ पे पहुंच गया, इसको आर वन बोल दिया, इसको आर टू बोल दिया, इसको बोल दिया थीटा टू। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा एम वी आर साइन थीटा। ना तो मास चेंज हो रहा ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। बात है इन दोनों का। साइन थीटा, साइन थीटा कैसा फंक्शन है भाई? साइन थीटा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये पढ़े हो तुम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है, मैं तुमको बता देता हूं, जिसमें अगर मैं ये थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो उस फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो। तो 0 से 90 के बीच में तो साइन थीटा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, साइन 30 पे होता है 1/2, साइन 45 पे 1/√2। इसी तरीके से बढ़ता जाता है ना 0 से 90 के बीच में। ध्यान दो, जब यहां पे थे तो आर की वैल्यू ये कम है, लेकिन थीटा क्या है? ज्यादा है। जब यहाँ पे बढ़े तो आर की वैल्यू ज्यादा हो गई, बट थीटा की वैल्यू क्या हो गई? कम। सच दैट दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहने वाला है? एक कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये बात तो तुमको फिर चेक करना पड़ेगा ना, इसमें तो तुमको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा एक दो आर की वैल्यू लेके, लेकिन सबसे सरल तरीका तो यही था कि लाइन ऑफ मोशन को आगे बढ़ा दो और देख लो ये डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होती, और यही डिस्टेंस है जो मैटर करती है। तो बी इंटू आर, बी इंटू एम इंटू वी। ये वाला तरीका इसलिए बताया क्योंकि मैं भी ऐसे सोचता था कि यार ये आर तो चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज होना चाहिए, लेकिन भाई आर चेंज हो रहा है तो थीटा भी तो चेंज हो रहा है, और थीटा इस तरीके से चेंज हो रहा है कि जब आर बढ़ रहा है तो थीटा घट रहा है। थीटा समझ आई बात? तो ये इस केस में क्या लगाएंगे हम लोग कि रिमेन्स कांस्टेंट।